नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉर्निंग शो को, जिसे आप 15 मिनट शो के रूप में जानते हैं। देखेंगे कुछ बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चंस आप सभी के साथ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, भाई बहनों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई, बहुत बहुत नमन है। देखते हैं आज के इन क्वेश्चंस को और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को प्रिपेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करें इस सेशन को। इसकी अच्छा जो भी पीडीएफ है वो मैं आप सभी को इस टेलीग्राम चैनल पर लगातार शेयर करता रहता हूं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, आप इसमें अवश्य जुड़ें। यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी अवश्य जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर शेयर की जाती हैं। इसके अलावा आपको पर्सनल भी अगर मुझे किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे, एग्जामिनेशन से संबंधित किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे या स्टडी रिगार्डिंग किसी भी हेल्प की नीड हो, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? पोस्ट गुप्ता एम्पायर, और पोस्ट गुप्ता एम्पायर के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। यह है आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किंग हर्षवर्धना शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज के लिए स्थानांतरित की। ओके। सेकंड कह रहा है द चाइनीज ट्रेवलर वेनजांग या वेनसांग visited India during the reign of चंद्रगुप्ता सेकेंड। चीनी यात्री वेनसांग ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। Which of the statement given is or above is or are correct? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपको सत्य यहां पर प्रतीत होता है? केवल एक, केवल दो, या दोनों ही कथन सत्य हैं, या दोनों ही कथन असत्य हैं? चलिए, आशा करता हूं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए, पहले की बात करें तो राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज के लिए स्थानांतरित की थी। ये बात बिल्कुल सही है। आपको मालूम है तभी कन्नौज का इंपॉर्टेंस भी बढ़ा था, जब से हर्षवर्धन है उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कन्नौज। अब यहीं से कन्नौज का इंपॉर्टेंस बनेगा और इसी के बाद फिर आपको ट्राइपैट्रिएट, पहले तो कुछ लोकल लीडर्स भी इस पर कब्जा करेंगे, अर्जुन वंश के अर्जुन देखने के लिए मिलेंगे, एक था राजा उसके बारे में, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर वेनसांग की बात कर रहे हैं तो वेनसांग आप सभी को मालूम है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में नहीं आया था। कल मैंने स्पेशली आपके साथ चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहियान की चर्चा की थी कि फाहियान कैसे लैंड रूट के माध्यम से आया था और वाया सी रूट के माध्यम से होता हुआ चला गया था। कहां पर? चीन। वैसे ही यहां पर आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि कैसे ये वाया लैंड रूट के माध्यम से आया था, लेकिन ये वाया लैंड रूट के माध्यम से ही गया था। इसकी मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, लेकिन ये आया था उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत में भी पूरा घूमा। ये पूरा पटना वाला बंगाल तक का पूरे क्षेत्र में आया, बंगाल से फिर उड़ीसा की तरफ आया, फिर दक्षिण में वो पल्लव राजा के यहाँ पर भी गया, पल्लव से वो इधर कदम्बोस के यहाँ से होता हुआ, चालुक्य राजा के यहाँ से होता हुआ, वल्लभी के मैत्रक वंश के यहाँ होता हुआ सिंध के राजा के यहाँ भी गया। सिंध के राजा को उसने शूद्र बताया, फिर वो वापस क्या कहते हैं इधर आया बंगाल की तरफ, और बंगाल से फिर कामरूप के असम के जो भास्कर वर्मन है वहाँ से होता हुआ फिर बंगाल में मिला किससे? हर्षवर्धन से, और फिर वो वापसी की यात्रा उसने तय कर दी। तो इस हिसाब से सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसमें सही पूछा गया है तो केवल ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अहोल इंस्क्रिप्शन मेंशंस द डिफीट ऑफ हर्षवर्धना बाय पुलकेशिना सेकेंड। अहोल अभिलेखों में पुलकेशिना द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है।
द चालुक्य ऑफ बादामी वर द वेस्टर्न कंटेम्परेरीज ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची। बादामी के चालुक्य कांची के पल्लवों के पश्चिमी समकालीन थे, या समकालीन थे, पश्चिमी अश्चिमी क्या होता है, ठीक है, समकालीन थे। क्या लगता है आपको कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपको सही देखने के लिए मिल रहा है? यहां पर सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ पूछ रहा है। केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? क्या लगता है आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। एहॉल इंस्क्रिप्शन जो है वो पुलकेशिना सेकंड का ही जो मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम था रविकीर्ति, रविकीर्ति के द्वारा ही स्पेशली इस एहॉल प्रशस्ति को लिखा गया है, ठीक है। और हर्षवर्धन की पराजय का इसमें उल्लेख उसने मेंशन भी किया है। यह भी बात सही है कि बादामी के जो ये चालुक्य हुआ करते थे कांची के पल्लवों के समकालीन थे। जब कहते हैं कि पुलकेशिना सेकंड ने डिफीट किया था, उसी के बाद पल्लव राजा हुआ करता था। पल्लव राजा ने अटैक किया था कहां पर? वातापी बादामी के ऊपर, और इस पुलकेशिना को सेकंड को डिफीट किया था और वातापी कोंडा की उपाधि ली थी। कौन सी? वातापी कोंडा की उपाधि ली थी, ठीक है ना। तो वातापी कोंड की उपाधि भी ली थी, ठीक है। इस हिसाब से पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा ये जो एहॉल इंस्क्रिप्शन है आखिर ये किस मंदिर की दीवार पर लिखा गया है? आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। जैन मंदिर है, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, उसकी दीवार पर बेसिकली लिखा गया। तो इसको बताने का प्रयास कीजिएगा, किस मंदिर की दीवार पर इसको लिखा गया, बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धना? हर्षवर्धन के काल के प्रशासन के संबंध में कौन से कथन आपके सही है? बाणभट्ट हर्ष चरित्र मेंशंस दैट द आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 4 विंग्स। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में उल्लेख है कि सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया था। दूसरा, वेनसांग स्टेट्स दैट 1/4 ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू वाज एलोकेटेड फॉर रिवार्डिंग इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरली अचीवमेंट्स। वेनसांग का कहना था कि राज्य के राजस्व का 1/4 हिस्सा बौद्धिक और विद्वतापूर्ण उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए आवंटित किया जाता था। कौन से इसमें आंसर आपको सही है दिखाई पड़ रहे हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? क्या लगता है? यहां पे सही है पूछा गया। चलिए आशा करता हूं आपने आंसर अवश्य दिया होगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। सेना को 4 भागों में बांटा गया था। एक तरफ एलिफेंट सेना थी, एक तरफ कैवलरी सेना थी, घुड़सवार सेना थी, एक तरफ इन्फेंट्री पैदल सेना हुआ करती थी और एक तरफ रथ वाली सेना हुआ करती थी। इस प्रकार से इसको 4 भागों में से डिवाइड किया है। उसी प्रकार ये भी बात बिल्कुल सही है कि हर्षवर्धन ने अपनी इनकम जो है उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 भागों में डिवाइड किया था। अगर 100 रुपए है तो 25, 25, 25, 25 के हिसाब से इसने डिवाइड किया था, ठीक है। तो एक तरफ ही अपनी आय के लिए 25% रखता था, सैनिकों के लिए 25% रखता था, वैसे ही विद्वतापूर्ण उनके लिए 25% रखता था, दान आन के लिए भी ये 25% रखा करता था। तो इस प्रकार से इसने ये काम किया था। तो इस प्रकार से इसके दोनों ही आंसर यहाँ पर सही हैं। पहला भी आपको यहाँ पर सही मिलता है और दूसरा भी आंसर सही है, ठीक है ना। हाँ भाई सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि हर्षवर्धन के अधीन सैन्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। लिखा है, हर्ष की सेना में साधारण सैनिकों को बृहदीश्वर और बलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। दूसरा लिखा है, वेनसांग हर्ष की सेना की भर्ती और वेतन के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपको सही लगता है? केवल 1, 3, केवल 2, 3, केवल 1, केवल 1, 2, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ये ऑप्शन थोड़ा सा मैंने पीछे वाले का उतार लिया, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर कर लीजिएगा केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, या नन, ठीक है ना। तो यहाँ प्लीज़ कर लीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। 1 एंड 2 बोथ
या नन। एक ही जो पेज होता है उसको कॉपी पेस्ट करके रखा जाता है, तो फिर उसी के हिसाब से इसको सेट करने का प्रयास करते हैं। दैट्स वाई कभी कभी ऑप्शन देख ही नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल इसको बताने का प्रयास कीजिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। चलिए आंसर इसका बताते हैं। देखिए ये वाला तो बिल्कुल गलत है। बृहदीश्वर और बलाधिकृत इनके ऑफिसर्स हुआ करते थे, ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं हुआ करते थे। ऑर्डिनरी सोल्जर्स को चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट भाट कहा जाता था। जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स हुआ करते थे उनको चाट भाट कहते थे। ये वाला बिल्कुल सही है। वेनसांग हर्ष की सेना की भर्ती और वेतन के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहदीश्वर और बलाधिकृत अधिकारी हुआ करते थे, ना कि साधारण सैनिक। तो साधारण सैनिक नहीं थे, साधारण सैनिकों को चाट और भाट यहाँ पर कहा जाता था। चीनी यात्री वेनसांग के बारे में बात करें तो हर्ष के शासनकाल में प्रत्येक सैन्य टुकड़ी की शक्ति के साथ भर्ती प्रणाली और वेतन व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से इसने मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताइएगा, एक सूची है और उनकी राजधानियों के बारे में आपको यहां पर मेंशन किया गया है। आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि किस राजवंश की कौन सी राजधानी थी। इसको मैच द फॉलोइंग में सोचिए। मौखरी है, मैत्रक है, पुष्यभूति है, शशांक है, वल्लभी है, कन्नौज है, गौड़ है और थानेश्वर है। तो आशा करता हूं कि आपने इसके आंसर को दे दिया होगा। थोड़ा सा इसकी तरफ चलते हैं। देखिए कन्नौज के मौखरी हुआ करते थे, और आपको मालूम है कि हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसकी शादी ग्रहवर्मन के साथ हुई थी। तो ग्रहवर्मन भी कौन हुआ करता था? मौखरी राजा ही हुआ करता था। ठीक है, इसी प्रकार वल्लभी के मैत्रक हुआ करते थे। वल्लभी के मैत्रक हुआ करते थे, भट्टार्क ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और हर्षवर्धन ने अपनी जो बेटी थी उसकी यहाँ पर शादी की थी। क्या नाम था उसका? ध्रुवादित्य करके था, वो वल्लभी का हुआ करता था। वल्लभी में आपको याद होगा कि सेकंड जैना काउंसिल भी हुई थी वल्लभी वाले में। तो वल्लभी एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, एजुकेशन हब के रूप में। पुष्यभूतियों की कौन सी हुआ करती थी? थानेश्वर हुआ करती थी। पुष्यभूति इनका आदि पुरुष था। फिर नरवर्धन आता है, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर आदित्य वर्धन। इस प्रकार से इनका हमको देखने के लिए मिलेगा सिस्टम। ठीक है, तो पुष्यभूति आपको मिलेंगे, थानेश्वर के हो जाएंगे। और गौड़ नरेश शशांक हुआ करता था। इसी ने ही क्या कहते हैं, जो हर्षवर्धन का भाई था राज्यवर्धन, उसको बेसिकली मार दिया था। तो इस हिसाब से देखिए, ए को 2 से जोड़ दीजिए, ए को 2 से, बी को 1 से जोड़ना पड़ेगा, तो बी को 1 से जोड़ दिया, सी को 4 से और डी को 3 से। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा ए बी सी डी का। ठीक है, तो ये बात सही है, ए बी सी डी। ठीक, चलिए अच्छा, हाँ ये वाला हम लोगों ने कल देख लिया था क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन कपिल वस्तु वाला था। ठीक है, ये कल वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज है 31 मई। आज क्या है? 31 मई। 31 मई क्यों है इम्पॉर्टेंट? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक का जो आपको मेगा डिस्काउंट हमारे तरफ से दिया गया सभी यूपीपीसीएस के कोर्सेज पर, आज वो डिस्काउंट तो आपको दिया ही जा रहा है, साथ में 1000 रुपए प्लस एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। हमारे जो आरंभ बैच है, हमारा अभ्युदय बैच है, उन सब में 1000 का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही मान्य रहेगा, 1000 प्लस का डिस्काउंट। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आरंभ बाइलिंगुअल इंग्लिश बैच है, ये हमारा हिंदी का बैच है अभ्युदय। आप इसमें जुड़ सकते हैं। आज 1000 रुपए प्लस का आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर किया गया है। ठीक है, डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, बैच रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट आपको अवेल करा दिया जाएगा अपडेशन के साथ, या आप डायरेक्ट जाकर के बैच को परचेस कर सकते हैं। वहाँ मेरे कोड को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव। तो साई को याद कीजिए और लाइव हो जाइए, या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कीजिए 9289996923 पर। इसमें आप बोल दीजिए कि सुमित सर से हमारी बात हुई है भाई, डिस्काउंट भी दो और साथ में 1000 प्लस का डिस्काउंट भी दो। दोनों ही प्रकार के डिस्काउंट आपको यहाँ पर अवेल कराए जाएंगे। तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि अगर स्ट्रक्चर्ड तैयारी नहीं की है तो याद रखिए, स्ट्रक्चर्ड तैयारी का कोई भी विकल्प नहीं होता है।
तो इस स्ट्रक्चर्ड तैयारी को हम आपके साथ करवाते हैं कहाँ पे, आरंभ और अभ्युदय में। तो प्लैटिनम बैच को ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आपको फिर ये अभ्युदय मेंस आलेखन बैच और साथ में ही प्रीलिम्स के स्पेशल बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए जाते हैं। साथ ही मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आप सबका वेट करता हूं इन बैचेस में, जहां हम बहुत सारी आपके साथ आंसर राइटिंग करेंगे और जो आपने स्वप्न देखा है उसको पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आपको आपके शिखर तक पहुंचने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।